बिस्मिल्लाह ओके जी रेडी हो تاسو کې بس خالد خورشید صاحب درش کنه خالد خورشید صاحب راغی دلته باندې دې بس मीडिया का कौन डील करेगा? अभी शोएब साहब डील करेंगे मीडिया? नहीं पहले बरस्कोर साहब करेंगे नहीं मतलब ये नहीं है जो ये आप बोले वो बोले प्रोफेसर वाला खबर आगे पता है ना उसको करेंगे दी हो ना هغه دی چې څوک پکې کوم اوس په سلطه کوي چې څوک کو अब واغه ما خو چې هغه کیس के हवाले से किधर है वो आगे खालिद खुर्शीद साहब आगे खालिद खुर्शीद से को बुला लो किधर है? बिस्मिल्लाह करें जी बिस्मिल्लाह करें बिस्मिल्लाह करें रेडी है जी रेडी ओके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सारे मीडिया को हम खुशमदीद कहते हैं। पहली मर्तबा हम KPK हाउस में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एयर शार्ट नोटिस हम कर रहे हैं। आज हमारा एक ही पॉइंट है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेंट्रल सेक्रेटरीट को आज 12 बजे से पहले रेड किया गया। उसी दौरान पुलिस की भारी नफरी आई, चारों तरफ से उस सेंट्रल ऑफिस को घेर लिया गया। औरतें और मर्द पुलिस अफसरान सेंट्रल ऑफिस के अंदर आए, सारे दफातर के कैमरों से तस्वीरें ली, वीडियो बनवाई, सबको काशन करवाया गया। फिर रऊब हसन साहब को अरेस्ट किया गया। सेंट्रल ऑफिस में इंटर होकर के किसी भी पॉलिटिकल वर्कर को और पॉलिटिकल पार्टी के सेंट्रल ऑफिस की जो तकद्दुस है वो पार्लियामान के बाद है। हम इस रेड की, उसकी अरेस्ट की शदीद अल्फाज में सख्त मजम्मत करते हैं। हम ये यकीन दिलाते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खड़ी थी, खड़ी है और इंशाल्लाह स्ट्रांग रहेगी। निशान लिया गया, लोगों को रोका गया, इलेक्शन से आउट करने की कोशिश की गई, लेकिन उसके बावजूद लोगों ने देखा कि 3 करोड़ पाकिस्तान के अवाम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दिया। आज के एक्शन की जितनी मजम्मत की जाए कम है। कानून की बालादस्ती के लिए लाजिम है कि आप वारंट के साथ आते, हमें इतला देते, हमें बताते किस सिलसिले में आपको सर्च दरकार है। हमने हमेशा ताउन किया है, हम इस मरतबा भी ताउन करते। पहले भी नोटिस आए, हमने कंप्लाई किया, आज भी नोटिस आता तो हम हर सूरत कानून की बालादस्ती के लिए कंप्लाई करते। ये मकसद किसी भी केस की इंक्वायरी नहीं है। हमारे पास सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक 41 एफिडेविट है जो हमने जमा किए हैं। उस 41 एमएनएस के एफिडेविट में से 38 जो इलेक्शन कमीशन में जमा हुए थे। आज हमारे KPK के MPs और पंजाब से हमारे MPs के एफिडेविट जमा होने थे। हमारे ऑफिस में पंजाब के MPs के एफिडेविट्स मौजूद थे। हमारा सारा रिकॉर्ड कब्ज़े में लिया गया, इंक्लूडिंग हमारे डॉक्यूमेंट्स। हमारे इंट्रा पार्टीज़ इलेक्शन के डॉक्यूमेंट्स भी लिए गए, TV स्क्रीन भी उठाए गए, कंप्यूटर भी लिए गए। और आपकी इतलात के मुताबिक हमारे तकरीबन 10 वर्कर्स, हमें नहीं पता वो कहाँ इस वक्त मौजूद हैं। उन सब के फ़ोन बंद आ रहे हैं। आप भी हमें नहीं पता कि किस FIR में किसको कौन मतलूब है। जिस वक्त रऊब हसन साहब को अरेस्ट किया गया, रऊब हसन साहब को नीचे ले जाया गया, तो रऊब हसन साहब 70 साल से ज़्यादा उम्र के हैं। वो कैंसर के पेशेंट है, उस पर पहले अटैक हो चुका है। मेरा कंसर्न था रऊब साहब की सेफ्टी, इसलिए मैं रऊब साहब के साथ उसी की गाड़ी में गया हूँ। मैं उसके साथ बैठा हूँ। पुलिस स्टेशन ले जाया गया, पुलिस लाइन्स इस्लामाबाद। पुलिस लाइन इस्लामाबाद में ये बताया कि आपके ख़िलाफ़ कोई पर्चा नहीं है, कोई केस में मतलूब नहीं, आप यहाँ नहीं रह सकते, अलबत्ता रऊब साहब इधर होंगे। मैंने रऊब साहब से फिर इजाज़त ली, क्योंकि मैं मज़ीद वहाँ नहीं रुक सकता था, रोकने की इजाज़त नहीं थी। रीज़न यही है कि ये पहला मरतबा नहीं था।
हमारे बाकी साथियों को, उनको भी ऐसा ही उठाया गया कि किसी को रात के वक्त, किसी को चलते हुए अपने जॉब पे जाते हुए वक्त गिरफ्तार किया गया। आज भी नहीं पता वो कहाँ मौजूद है। इसला कानूनियत के हम खिलाफ है। इसला कानूनियत से कुल हासिल नहीं होना। लोगों को तोड़ना बड़ा आसान है, जोड़ना और आगे लेके जाना बड़ा मुश्किल काम है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टेररिज्म की हर सूरत और हर फॉर्म में शदीद मजम्मत करती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंसाफ का नाम है, रूल ऑफ लॉ के लिए है और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ है। हम सबसे पहले इंडियन आर्मी चीफ की इस बयान की मजम्मत करते हैं और इंशाअल्लाह वो कभी कामयाब नहीं होंगे कि पाकिस्तान की आर्मी कमज़ोर हो। लेकिन साथ यही कहते हैं कि दहशतगर्दी में हमने असम्बली में भी ये पॉइंट उठाया और उस पर गवर्नमेंट का जवाब आया। हमने ये कहा कि जो ऑपरेशन होने जा रहा है या हुकूमत इरादा रखती है उस पर इस ईमान को इत्मीनान मिले, हमें ब्रीफ किया जाए, अस्करी क़ियादत आके ब्रीफ करे। उस पर गवर्नमेंट की तरफ से लॉ मिनिस्टर का ये पैगाम आया था, ये जवाब आया था कि इसी पे यहाँ ब्रीफिंग होगी, इस ईवान में ब्रीफिंग होगी, वज़ीर आज़म के सामने ब्रीफिंग होगी, इंटीरियर मिनिस्टर के सामने ब्रीफिंग होगी और उन्होंने कहा था मैं ख़ुद भी यहाँ मौजूद हूँगा। आज तक वो ब्रीफिंग नहीं हुई। एक पॉलिटिकल पार्टी जो इतनी स्ट्रांग और मजबूत हो, उनको आइसोलेट करना, हर वो इकदाम करना जिससे उस पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर सपोर्टर डिसहार्ट हो, सिर्फ उस पार्टी को टारगेट किया जा रहा है। जब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, हमारे कई MNA साहिबान को उठाया गया, उनके भाई को उठाया गया, उनके बच्चों को उठाया गया। हमारे एक MNA साहब के 16 साल बच्चे को उठाया गया, उसकी वालदा को 37 फ़ोन कॉल आई उस बच्चे के टेलीफोन से और बच्चा उनको यही कहता रहा, ये ख़त्म होना चाहिए। अब ये नहीं, सिर्फ हमारे MNA साहिबान को बड़ा लालच भी दिया गया, MPs को भी दिया गया। सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है, इंशाअल्लाह ये इम्प्लीमेंट होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन कार्रवाइयों की शदीद मजम्मत करती है। इंशाअल्लाह ताला रूब हसन साहब के लिए सारी की सारी कार्रवाई अमल में लाएंगे। हम अदलिया से उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह कल अगर उसको अदालत में प्रोड्यूस किया जाएगा तो हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला रूब हसन साहब को डिस्चार्ज किया जाएगा। किसी भी बंदे को रोकना बग़ैर वारंट के, बग़ैर इंक्वायरी के, बग़ैर इन्वेस्टिगेशन के, बग़ैर FIR बताया एज वी स्पीक, हमें नहीं पता कि कौन सा FIR है जिसमें वो मतलूब है या उस FIR में हमारे और साथी मतलूब है। ये सब कुछ सिर्फ एक पार्टी को कमज़ोर करने के लिए किया जा रहा है। इससे मुल्क आगे नहीं जाएगा, इससे मुल्क का नुकसान होगा, इसलिए हम इसकी मजम्मत करते हैं। अब मैं दावत करूँगा कि उमर साहब इस पर तफसील से बात करें। बहुत शुक्रिया जी। जनाब चेयरमैन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारे ख़वातीन व हज़रात, पाकिस्तान में सुनने वालों को सारों को खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद से अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन व हज़रात, आज मेरे चेयरमैन और मेरे कॉलीग जनाब बैरिस्टर गौर साहब ने तफसीलन आपको वो सारे वाक़यात सुनाए कि जिसके ज़रिए आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेंट्रल ऑफिस में रेड हुआ। तफसीलन उन्होंने बात कर दी। मैं अपनी यहाँ से बात का आगाज़ शुरू करूँगा और फिर DGIS-PR साहब का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसके बारे में बात करूँगा। जो रेड था उसके हवाले से मैं बात करूँगा कि एफिडेविट निशाना था, रेड बहाना था। इस वक्त आगाज़ मैं यहाँ से करूँगा कि इस फॉर्म 47 गवर्नमेंट और इंटेलिजेंस एजेंसीज़, उनको ये चीज़ बिल्कुल ही हज़म नहीं हो रही कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला अपना सुनाया उस पे रिज़र्व सीट्स के हवाले से माइनॉरिटीज़ का उसमें इंक्लूडेड है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्यों मिले। आए दिन आप कभी नवाज शरीफ की कॉन्फ्रेंस सुनते हैं, कभी मरियम नवाज की, कभी शहबाज शरीफ की, कभी तारड़ की सुनते हैं और ये बात होती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्यों ये सीटें दी जा रही हैं। यहाँ पे बात हम लोग शुरू करेंगे कि मैं अपने अजीम कायद वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को कोट करूँगा। वो हमेशा क्या बात करते हैं, ख़वातीन हज़रात, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब बात करते हैं कि जिस मुल्क में
आइन और कानून की बालादस्ती नहीं होगी, रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, वहां पे आपकी सरमायाकारी नहीं होगी। जब सरमायाकारी नहीं होगी, आपका कारोबार नहीं चलेगा। आपका कारोबार नहीं चलेगा, मुल्क तरक्की नहीं करेगा। मुल्क तरक्की नहीं करेगा, वहां पे आपकी बेरोजगारी बढ़ेगी। बेरोजगारी बढ़ेगी, जराइम बढ़ेंगे, दहशतगर्दी बढ़ेगी। रूट कॉज पे जाएं, असली वजह पे जाएं, इधर उधर की बातें छोड़ दें। यहां पे आपको यह भी दिलाता चलूं कि जिस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस और लंदन प्लान का इजरा हुआ और वो शुरू हुआ, मईशत की ग्रोथ रेट 6% से ज्यादा थी। और ये कोई हमने नहीं डिक्लेयर की, ये आपकी पीडीएम गवर्नमेंट और इसाक डाल ने डिक्लेयर की थी। ये बात अहम है याद करने की। उसके फौरन अगले साल आपकी ग्रोथ रेट मनफी में चली गई। इस साल देख लें, ना होने के बराबर। मईशत के परखच्चे उड़ गए इनकी गलत पॉलिसीज की वजह से। बात जब हम लोग करते हैं आइन और कानून की, ख़वातीन और हज़रात, तो एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स और एंटी टेररिस्ट के कवानीन और जो जितने भी सीआरपीसी के कवानीन हैं, हमें जितने यहाँ पे बैठे हैं, हमारे खिलाफ इंसदाद दहशत गर्दी की अदालतों के पर्चे हैं। आए दिन हम लोग जा रहे होते हैं अदालतों में। हम मुहब्बे वतन लोग हैं, हमारे खिलाफ वो कौन सी अथॉरिटी है जो कि ये पर्चे देती है और कहती है कि जी आप मुहब्बे वतन नहीं है? हमसे बड़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बड़ा या वज़ीर आज़म इमरान खान से बड़ा कोई भी और मुहब्बे वतन पाकिस्तानी नहीं है। कोई अथॉरिटी हम लोग नहीं मानते कि वो ठप्पा लगा के रेगुलेटरी अथॉरिटी आपकी मुल्क की वफादारियों के देते हैं। पाकिस्तान की अवाम ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, 3 करोड़ अवाम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फॉर्म 45 में कामयाब कराया और हमारी 180 सीटें आईं और हमारी हुकूमत रिजर्व सीट्स बना के 2/3 से भी ज़्यादा अक्सरियत से बनती थी। हम लोग जब बात करते हैं कि जो DGISPR ने बात की कि आप इल्लीगल स्पेक्ट्रम की बात करते हैं, बड़ा अच्छा लफ्ज़ है, इंग्लिश की डिक्शनरी में इजाफा हो रहा है कि इल्लीगल स्पेक्ट्रम। आए फिर इल्लीगल स्पेक्ट्रम पे बात करते हैं तो सबसे पहले तो अपने मोहसिन नकवी जो आपका निगरान वजीर आला था, उसके दौर में 450 अरब रुपए की जो गंदम यहां पे खरीदी गई और फिर पंजाब के काश्तकारों की रीढ़ की हड्डी तोड़ी गई, उनसे उनका खून पसीने की कमाई जो है उनका नवाला छीना गया उनके मुंह से। और गंदम किसानों से नहीं खरीदी गई, बाहर से इंपोर्ट की। और उसके बाद अभी एक्सपोर्ट्स की तैयारियां हो रही हैं। तो 450 अरब रुपए का वो तो पहले कमीशन बिठाए ना, उस पर इन्वेस्टिगेट करें। काकड़ जो साबका वजीर आजम था, निगरान वजीर आजम, उसकी और हनीफ अब्बासी की सोशल मीडिया पर खटपट हुई। काकड़ ने कहा कि, बल्कि हनीफ अब्बासी ने उसको याद दिलाया कि आप लोगों ने गंदम की इंपोर्ट की 450 अरब की। तो काकड़ ने उसे याद दिलाया, फिर मैं अपना जिस वक्त बात करूंगा फॉर्म 45 की, फिर आप लोग भागेंगे, फिर दूसरे लोग उसमें पड़े और उसका रफा दफा किया। उसका भी आप खोलें। फिर उसके बाद फिर आप बात करते हैं पेट्रोलियम की स्मगलिंग की, गाड़ियों की स्मगलिंग की, नॉन कस्टम पेड गाड़ियों की। आप बात करते हैं सिगरेट की, तंबाकू की स्मगलिंग की। बड़ी अच्छी बात। मुझे यह बताया जाए कि पंजाब में या सिंध में, पंजाब के पटवारी वहां पे खड़े हैं क्या बॉर्डरों पे? बलूचिस्तान केपी में और सिंध में क्या पटवारी वहां पे खड़े हैं अपनी कलम दुआद लेके और अपने रजिस्टर लेके बॉर्डरों की हिफाजत के लिए? आप उस चीज पे आए, हमें बताएं कि ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ख़वातीन और हज़रात स्मगल कैसे हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? 500 अरब रुपए की आपका पेट्रोल जो है वो ईरान से स्मगल होकर पाकिस्तान आता है। कोई रात को कोई मखलूक से पाकिस्तान लाती है। एक एक ट्रक पे जो है वो तकरीबन 30 से 35 लाख रुपए दिया जाता है। उस पे पहले आए, उसको टारगेट करें, उन लोगों को टारगेट करें। वो वसाइल तो ना असद कैसर साहब के पास है, ना बैरिस्टर गौर साहब के पास है, ना खालिद खुर्शीद साहब या शोएब शाहीन या मेरे पास, शोएब शाहीन साहब या मेरे पास तो नहीं है। वो जिन लोगों के पास हैं वो टारगेट करें, एजेंसीज उन लोगों को टारगेट करें। उसके बाद मैं यहां पे ये भी बात करता चलूं कि DGISPR को आर्टिकल 7
आर्टिकल 7 में हर बार कौमी असेंबली में बैसियत लीडर ऑफ द ऑपोजिशन मैंने काफ़ी बार पढ़ा है, मैं एक बार फिर पढ़ के आपको सुना देता हूं। मुझे याद है आर्टिकल 7 रियासत की तशरीह करता है। रियासत होती क्या चीज़ है? रियासत होती है आपकी वफाकी हुकूमत, आपकी मजलिस शूरा सेनेट नेशनल असेंबली, आपकी सूबाई हुकूमत, आपकी सूबाई असेंबली, आपका TM तहसील म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन आपकी रियासत है जो कि टैक्स आयद कर सकता है, आपकी सिक्योरिटी एजेंसीज, इंटेलिजेंस एजेंसीज, आपकी पुलिस, आपकी मुसल्लह अफवाद, ये आपके टूल्स हैं, यानी कि औजार हैं रियासत के। इन्होंने जो रियासत ने कहना होता है वो करते हैं। और आज की जो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ख़वातीन हज़रात, मैं आपको वाज़े तौर पर बात करता हूँ कि इसको कानून में कहते हैं इंडाइटमेंट। ये सिविलियन हुकूमत जो फॉर्म 47 की हुकूमत है, ये इसके खिलाफ, इसकी नाअहली के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कि ये डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं, ये इनके चीज हाथ में है नहीं चीजें। लिहाजा सिविलियन गवर्नमेंट को भी जरा होश के नाखून लेने चाहिए कि उनकी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस या जरूरी करनी थी तो वो आपका तारण कर लेता या XYZ को वहां पे उठ के कर लेते। और DGISPR को माजरत के साथ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उसकी बनती नहीं थी। वो रियासत का एक टूल है, एक औजार है, रियासत नहीं है। इसके साथ साथ यहां पे मैं ये भी कहता चलूं, DGISPR ने कहा जनाब के कवानीन बनने चाहिए, कवानीन होने चाहिए। बिल्कुल, जो हमारे पास इस वक्त कवानीन हैं, जो इंसदाद दहशतगर्दी के कवानीन हैं, बहुत सारे कवानीन हैं, उस पर तो मैंने पहले बता दिया, उसको वेपनाइज किया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ। जो शख्स बात करता है, आज जो इन्होंने डिजिटल टेररिज्म के बारे में बात की है और कहा कि जी लोग जो गलत बयानी करते हैं या नैरेटिव बनाते हैं, क्या अभी हम लोग जब सवाल करते हैं कि हमारे ऊपर ये कवानीन गलत तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं, क्या ये भी डिजिटल टेररिज्म है? अभी हम लोग क्या ये हक भी खो जाएं कि हमारे जो मीडिया के साथी यहाँ पे बैठे हैं, जो आप सारे कैमरामैन और सारे के सारे आपके साथी रिपोर्टर्स बैठे हैं, आप बात करेंगे, सवाल पूछेंगे तो आप भी डिजिटल टेररिस्ट हैं? ये नहीं हो सकता। और जो मिसाल दी है माशाल्लाह, उन्होंने मिसाल कौन से मुल्कों की दी है? कोई वो यूरोपियन ममालिक की देते, कोई वहाँ जहाँ पे वो जमहूरियत है वहाँ की देते। मिसाल किसकी देते हैं? इराक की मिसाल देते हैं, सीरिया की मिसाल देते हैं, आपकी लीबिया की, जहाँ पे तो डिक्टेटरशिप्स थी। वो मुल्क टूटे इसीलिए कि वहाँ पे इजहार राय की आज़ादी नहीं थी, सोसाइटी रिप्रेस थी। या वो रोल मॉडल है तो फिर तो हालात ठीक नहीं होंगे बदकिस्मती से पाकिस्तान के। यहाँ पे ख़वातीनो हज़रात मैं ये भी कहता चलूँ कि ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो आप समझें फेलियर है, उसने ISPR को धकेला कि वो सामने आके ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, जिस तरह मैंने अभी जिक्र किया। यहां पे इसकी भी मैं बात करता चलूं कि DGISPR ने हैसियत स्पोक्समैन ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस उसने बात कम की और उसने पाकिस्तान के वजीर खजाना के हवाले से ज़्यादा बात की। उसका बनता नहीं था कि वो मईशत के बारे में ये सारी बातचीत करता। वो आप औरंगजेब खान फाइनेंस मिनिस्टर पे छोड़ते या पंजाब या किसी और फाइनेंस मिनिस्टर पे बात छोड़ते। यहाँ पे एक और चीज़ DGISPR ने बात की कि आपके इस इलीगल स्पेक्ट्रम में बेनामी अकाउंट्स के बारे में बात की, इन चीज़ों के बारे में बात की। तो आपका वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ फॉर्म 47 का, उससे जाके पूछे ना कि भाईजान वो मकसूद चपड़ासी था और कौन था जी, 2-3 और भी ऐसे लोग थे जो फौत भी हो गए, इस दुनिया से चले गए। तो वो पापड़ वाला पता नहीं कौन था, वो फालूदे वाला, पापड़ वाला, फलाने वाला, वो सारे इस दुनिया से चले भी गए। तो पहले आगाज तो उधर से जाए ना, प्राइम मिनिस्टर हाउस का एड्रेस तो फलानों को पता है, जाके पूछें, क्वेश्चनर उधर सामने सवालनामा रखें और कहें कि जी वे बेनामी अकाउंट्स का आप हमें हिसाब दें। जो वो अयान साहिबा थी जो फ्रंट करती थी, उस पर नाम आसिफ अली जरदारी का आता था, फॉर्म 47 के आपका जो सदर है, उसके लिए जो पैसा मुल्क से बाहर जा रहा था वो क्या था? ये किसको वो किसकी आंखों में मिट्टी झोल रहे हैं? यहाँ पे हम लोग बात करते हैं जनाब लैंड माफिया की, उन्होंने बात की। तो अभी मैं अखबार में पढ़ रहा था कि जनरल बाजवा साहब के समधी हैं, मेरा ख्याल उनका मिठू उनका कोई नाम आता है, उससे साबिर मिठू, उससे बात पूछे ना,
उसके सामने सवालनामा रखें कि भाईजान ये अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज आपकी आ रही हैं तो किधर से आ रही हैं, आगाज करें ना घर से, हम आपके साथ देते हैं, बेफिक्र हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वजीर आज़म इमरान खान साहब ने हमेशा कहा है हम लोग सफ़े अव्वल में होंगे करप्शन के खिलाफ, बिस्मिल्लाह करें। फिर आप जनाब वाला जिस वक्त नार्को यानी कि मंशियात के हवाले से स्मगलिंग के बारे में बात करते हैं, बिल्कुल सही बात है, मंशियात की स्मगलिंग पाकिस्तान में अरूज पे जारी है। कौन कर रहा है? उन लोगों को सामने लाएं, उनको पकड़ें, डीजी एएनएफ को कहें कि सामने लाएं। आप ये सारी चीजें जब तक नहीं करेंगे काम नहीं होगा। आपने, आपका फोकस हुआ है, हमारा साथी है मुराद सईद साहब, मुराद सईद साहब रिपोर्ट्स हैं, क्यों? क्योंकि उसने ये हिम्मत की कि उसने पॉइंट आउट किया कि मलकंड के एरिया में कई लोग आ रहे हैं, दहशतगर्दी को फरोग दे रहे हैं। उस शख्स ने, उस नौजवान ने इजसारत की, उसने कहा जी जनूबी अजला से ये नेक्स्ट टारगेट होगा। उसके खिलाफ क्या हुआ? रियासत को तो सबसे पहले उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए। और रियासत से मुराद मेरा रियासत के औजार नहीं, जो आपकी हुकूमत है वो भी, और सारी की सारी रियासत फिर उससे माफ़ी मांगे कि जी आप सही कहते थे, और उसके खिलाफ जो केसेस झूठे बने हुए वो ख़त्म होने चाहिए। इसके साथ साथ जनाब ख़वातीन व हज़रात, यहाँ पे ये मैं बात करूँ कि DGSPR ने कहा जनाब के ये सारी चीज़ें इल्लीगल स्पेक्ट्रम, ये इसलिए ज़्यादा हुआ, स्मगलिंग मंशियात की, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की, तंबाकू की, आपके नॉन कस्टम पेड व्हीकल्स की, गाड़ियों की स्मगलिंग इसलिए हुई क्योंकि हुकूमत ने इंपोर्ट्स रोकी, उसको करटेल किया। आपकी यादाश्त के लिए ज़रा इंटरनेट खोल के देख लें कि ये रिस्ट्रिक्शंस या रुकावटें किसने लगाई थी? ये इसाकदार ने लगाई थी जब PDM 1 की हुकूमत आई थी, और उसके बाद आपका जो ये केयर टेकर गवर्नमेंट आई थी उसने लगाई थी, उसने कंटिन्यू की है, आज तक वो जारी है। और मैंने अपने बजट स्पीच में भी इसके बारे में जिक्र किया। तो फिर जिम्मेदार कौन हुआ? उसको जाके पकड़े, वो तो आपके अपने हुक्मरान इधर बैठे हुए हैं, तो उनसे जाके पूछताछ करें। अहम बात यह है, आखिरी 2-4 पॉइंट्स लेके फिर हम लोग सवाल जवाब पे आते हैं। नेक्टा के बारे में बातचीत की, बड़ी अच्छी बात है। नेक्टा बना था 2008 में, 8 के बाद शुरू हुआ उसके ऊपर, फिर इनैक्ट हुआ, फिर कानून साजी हुई वगैरह वगैरह, रिपोर्ट्स आई। तकरीबन आपके 13 और तकरीबन ये 15-16 साल से ज़्यादा है। तो 2.5-3 साल तो PTI की हुकूमत थी मरकज़ में और 2 सूबों में। हम लोग ये पूछना चाहते हैं कि 3 साल को अलहदा करके आप ये, और इन 3 सालों में देखें कि दहशतगर्दी कम हुई या ज़्यादा हुई, और उसको हम लोग डंके की चोट पे बात करेंगे कि दहशतगर्दी उस दौर में वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के टाइम पे कम हुई, ज़्यादा हुई तो किसके दौर में हुई, उसको फिर सामने लाएं। ये हाइब्रिड निज़ाम और ये चीज़ें नहीं चल सकती। इसके साथ साथ आप बात करते हैं कि ये नेक्टा और FATF जो बना था, ये नेक्टा बना किस तरह था, और इसको अमली जामा FATF की वजह से पहनाया गया था। यहां पे ख़वातीन हज़रात मैं आपसे ये भी कहता चलूं कि जो हमारे वज़ीर आला अली अमीन खान गंडापुर साहब ने बड़ी अच्छी स्टेटमेंट दी है कल, और उन्होंने कहा है कि जो लोग रियासत का नाम लेके कवर लेते हैं उनको एक्सपोज करें, उनको सामने आना चाहिए। जो बनू का हादसा हुआ, हमारे लोग भी गए, हमारी साथी भी वहां पे गए मरहम रखने के लिए। हमने क्या बात की? हमने यही बात की कि उस इंसिडेंट का एक इंडिपेंडेंट जुडिशल कमीशन होना चाहिए, जो अभी बन रहा है। इंशाल्लाह इंक्वायरी करें, सही तरीके से करें। आप ये नहीं कह सकते हैं जिस तरह के मेरे चेयरमैन और साथी जनाब बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा कि एक सियासी पार्टी को आप टारगेट करना चाहें, क्योंकि आप और ये मुस्लिम लीग नून और ये लोग उस सियासी पार्टी को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फील्ड में वो कुछ कर नहीं सकते हैं, तो लिहाजा ये उन्होंने औजार बनाए, ये टूल्स के साथ आप उसको, ये गलत कवानीन के साथ उसके पीछे पड़े हुए हैं। मैं ख़वातीन हज़रात आखिर में आखिरी एक चीज़ बात करके फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर का शुरू करते हैं। रऊफ़ हसन साहब उम्र रसीदा शख्स हैं, बड़ी उम्र के शख्स हैं, जिस तरह बताया कि कैंसर पेशेंट हैं। रऊफ़ हसन साहब के साथ अहमद जंजुआ साहब, आपके रिजवान अहमद साहब, आपके जनाबे वाला ग़ुलाम शबीर साहब,
आपके अताउर रहमान साहब, आपके फरीद मलिक साहब, आपके मुदस्सर चौधरी साहब और आपके मलिक नौमान अहमद साहब, आपके जनाब फैज़ान मलिक साहब और आपके जनाब नसीम केड़ा साहब, आपके प्रोफेसर मज़र साहब और खालिद महमूद गुजर साहब, ये वो इन्फोर्स डिसअपियर्ड पर्सनस हैं जिनको रात के अंधेरे में गायब किया जाता है। हम लोग बात करते हैं कि जी और कवानीन होने चाहिए। ओ भाई, जो कवानीन हैं, जो आइन और कानून के सिलसिला है, उस पर तो अमल दरामद करें ना। आपके जिस वक्त आपके 6 जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक तहरीरी ख़त भेजते हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, आपके सरगोदा के एंटी इंसदाद दहशतगर्दी के कोर्ट अदालत के जज एक तहरीरी ख़त भेजते हैं और कहते हैं कि इंटेलिजेंस एजेंसी के एजेंट्स ने उठाया। अभी मैं इंटेलिजेंस एजेंसीज के नाम लूँ तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बीपिंग शुरू हो जाएगी, वो आप सेंसर करना शुरू हो जाएंगे। ये तो हमारी आज़ादी है प्रेस की, ये हाल है हमारी। तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सेंसर होने से मैं इसलिए नाम अभी नहीं लेता, वरना फ्लोर ऑफ द हाउस पे बाकी जगहों पे मैं खुला लेता हूँ। सो लिहाजा मुझे ये बताएं कि जहाँ पे आप बात भी नहीं कर सकते हैं, आपकी बात करने पे कतकन, आपकी सोच पे कतकन, आपका रोल मॉडल गैर जमहूरी ममालिक और गैर जमहूरी हुकूमतें, आप कैसे मुकाबला करेंगे? और आपके अपने जो हुक्मरान हैं वही सबसे बड़े चोर और डकैत बैठे हुए हैं और आप उनकी हिफाजत, उनको तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं। तो लिहाजा खुदारा ये चीज़ें ना करें। और यहाँ पे जब ऐसे इदारे जब उठ के तो उन लोगों का डिफेंस में बात करते हैं, शुगर कोटेड अल्फाज में बात करते हैं, मुस्लिम लीग नून को डिफेंड करते हैं, पीपल्स पार्टी को डिफेंड करते हैं, इन पार्टियों को डिफेंड करते हैं, ख़वातीन व हज़रात, वो बात अवाम के दिल, अवाम जो है वो उसको अप्रिशिएट नहीं करती, उसको कोई दाद नहीं देती। बहुत शुक्रिया आपका, मैंने ये बातें करनी थी। ओवर टू बैरिस्टर गौर साहब। जनाब एक सेकंड, स्पीकर साहब बात कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस मैं उमर साहब की तरह बहुत लंबी बात नहीं करता, मुख्तसर 2-3 मिनट में बात करूँगा। सिर्फ इतना कहता हूँ कि देखिए, ये मुल्क हमारे सबका है। हम इस मुल्क में ज़िंदगी गुजारनी है।